everyone, welcome to Science Freak. So, I hope all of you are fine. Today we are going to start with the topic cell. Very important and interesting topic. ये 9th क्लास में भी आता है and 11th क्लास में भी एक पर्टिकुलर चैप्टर बना हुआ है. सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ. क्या होता है सेल? सुना है सेल क्या होता है? बॉडी में सेल्स हैं, बॉडी इज मेड अप ऑफ सेल. क्या होता है सेल? सेल के बीच क्या है? सेल क्या करना चाहता है? ये सब आज हम पढ़ेंगे. उससे पहले आप साइंस फ्रीक चैनल को सब्सक्राइब कर दो सो दैट आप सारी वीडियोस इजीली आपके स्क्रीन के ऊपर ही आ जाया करें. सो मस्ट सब्सक्राइब दिस बिफोर स्टार्टिंग विद द चैप्टर सेल. तो सबसे पहले व्हाट इज सेल? सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ. ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल. जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, आइदर प्लांट, एनिमल, ह्यूमन बीइंग्स, all are made up of cells. So that is why it is known as basic unit. Because देखो हमारी बॉडी में क्या होता है? सेल. ठीक है, काफी सारे सेल्स से इकट्ठे होकर क्या बनता है? टिश्यू. ठीक है, फिर काफी सारे टिश्यू से इकट्ठे होकर क्या बनते हैं हमारे पास? ऑर्गन्स. फिर काफी सारे ऑर्गन्स से इकट्ठे होकर क्या बनता है? ऑर्गन सिस्टम. फिर ऑर्गन सिस्टम जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, इन सभी सिस्टम से इकट्ठे होकर क्या बन जाता है? ऑर्गेनिज्म. ऑर्गेनिज्म मतलब कोई एनिमल, कोई प्लांट, कोई ह्यूमन, उसको बोलते हैं ऑर्गेनिज्म. सो बेसिक यूनिट क्या है? स्टार्टिंग कौन है? सेल. सो सेल इज द बेसिक फंडामेंटल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ. उसके बाद काफी ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर होते हैं, काफी मल्टी सेलुलर होते हैं. मतलब कि कई यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, इसका मतलब होता है दोज ऑर्गेनिजम्स विच आर मेड अप ऑफ सिंगल सेल, जो सिर्फ एक सेल से बने हैं, जैसे कि अमीबा. ठीक है, इट इज अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म. उसके बाद हमारे पास कई आते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म. मल्टी सेलुलर का मतलब मल्टी मीन्स मैनी ऑर्गेनिज्म जो काफी सारे सेल्स से बने हैं. ठीक है, मल्टी सेलुलर ह्यूमंस भी आ जाते हैं उसमें, काफी सारे प्रोकैरियोट्स भी आते हैं, यूकैरियोट्स भी आते हैं. इस चैप्टर में हम प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स के बारे में भी पढ़ेंगे. ये क्या होता है? ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म. उससे पहले हमें पढ़ना है डिस्कवरी ऑफ सेल. हु डिस्कवर सेल? हाँ जी, मैं इधर थोड़ा रफ सा एक सेल का स्ट्रक्चर बना देती हूँ. दिस इज सेल. इसकी शेप कोई भी हो सकती है, स्फेरिकल, राउंडेड, पॉलीगोनल, इलोंगेटेड. इट डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ द सेल. जैसे न्यूरॉन, नर्व, ब्रेन के सेल है वो ऐसे स्टार शेप होते हैं. ठीक है, मसल सेल है वो ऐसे सिलेंड्रिकल होते हैं. आरबीसी है वो बाइकन्वेक्स होते हैं. सेल का शेप एंड साइज वेरी करते रहता है. ठीक है, मैंने एक राउंडेड सेल लिया सपोज. ठीक है, इसका आप समझो ध्यान से. सेल के अंदर हमेशा क्या होता है? सेंटर में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है. In the center of the cell there is a nucleus present and around the nucleus or in the cell ऐसे jelly like material present होता है जिसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म. साइटोप्लाज्म. प्लाज्म मीन्स jelly like material, साइटो मीन्स सेल. सेल के बीच में जो प्लाज्म पड़ा उसको हम क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म. ये इस कवरिंग को क्या बोलते हैं? सेल की कवरिंग को बोलते हैं मेम्ब्रेन. कौन सी मेम्ब्रेन? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या फिर इसको सेल मेम्ब्रेन भी बोल देते हैं. ठीक है, अब ये न्यूक्लियस ऐसे खाली नहीं होता, इसके बीच में ऐसे कुछ मटेरियल प्रेजेंट होता है. जब हम न्यूक्लियस पढ़ेंगे मैं आपको तब बताऊंगी, अभी इतना ही जरूरी है. ठीक है, हाँ जी. हु डिस्कवर सेल? सबसे पहले क्वेश्चन अराइजेस, हु डिस्कवर सेल एंड हाउ? This is the very first question in your NCERT book of 9th class, that who discovered cell and how. इसका आंसर आएगा रॉबर्ट हुक. रॉबर्ट हुक discovered the cell. रॉबर्ट हुक discovered cell in 1665. कैसे? अब देखो हमने क्या करना है. रॉबर्ट हुक ने क्या किया था? इसके पास एक पुराना सा माइक्रोस्कोप था. पुराने माइक्रोस्कोप को वर्ड यूज करेंगे प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप. Robert Hooke used his primitive microscope to discover the cell. जैसे ये ट्री है, ये ट्री का ये वाला पार्ट इसको बोलते हैं बार्क. ठीक है,
ये बाहर का उसका आउटर पोर्शन, छिलका उसका है ना बाहर। उसके अंदर हमारे पास क्या पड़ा है, ये कॉर्क पड़ा है, कॉर्क। उसने क्या किया, सिंकोना ट्री के उसने कॉर्क को यूज किया। हम बोलते हैं रॉबर्ट हुक डिस्कवर सेल बाय यूजिंग द कॉर्क ऑफ द बार्क ऑफ द ट्री, ठीक है। एंड इस कॉर्क को लेके उसने कट करके एक स्लाइस, एक पीस को कट कर लिया कॉर्क का, एक ट्री के। फिर उसको अपने सेल्फ डिजाइन प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप के नीचे रख के देखा। उसने क्या डिस्कवर किया, जब इस स्लाइस को उसने माइक्रोस्कोप के नीचे रखा, क्या देखा, उसके अंदर क्या थे, ऐसे छोटे छोटे सेल्स बने हुए थे। ऐसा स्ट्रक्चर उसने देखा। उसको लगा यार ये तो छोटे छोटे रूम्स दिख रहे हैं। उसने इसको नेम दे दिया लिटिल रूम्स, लिटिल कंपार्टमेंट्स, ठीक है। फिर धीरे धीरे पता चला इस लिटिल रूम को नेम दे दिया सेलुले। फिर इस सेलुले का मतलब पता चला सेल, ठीक है। एंड रॉबर्ट हुक ने इन लिटिल रूम्स को किसके साथ कंपेयर करके देखा, हनीकॉम्ब के स्ट्रक्चर के साथ। जैसे हनी बीज है ना, अपना बिहाइव बना के, छत्ता बना के जिसमें रहते हैं, वो ऐसा स्ट्रक्चर होता है। तो रॉबर्ट हुक ने क्या बोला कि उसने जो कॉर्क के सेल्स को देखा वो ऐसा स्ट्रक्चर दिख रहा था। ही रिजेंबल्ड द सेल्स ऑफ द कॉर्क विद द स्ट्रक्चर ऑफ हनीकॉम्ब कंपार्टमेंट्स, ठीक है। कभी कभी ये भी पूछ लेते हैं रॉबर्ट हुक अपने सेल के स्ट्रक्चर को किसके साथ कंपेयर करके देख रहा था, तो हम बोलेंगे बिहाइव ऑफ हनी बी, ठीक है। हनीकॉम्ब के साथ रिजेंबल करता था। उसके बाद उसने क्या बोला कि इन लिटिल लिटिल रूम्स को हम सेलुले भी बोल सकते हैं। कंपार्टमेंट का मतलब होता है सेलुले एंड सेलुले का मतलब होता है सेल। हाँ, तो रॉबर्ट हुक ने कौन से सेल डिस्कवर किए, डेड सेल, ठीक है। तो ये हमारा आंसर क्या है, हु डिस्कवर्ड सेल एंड हाउ। रॉबर्ट हुक डिस्कवर्ड सेल इन 1665 by using the piece of slice of cork of bark tree and placed the slide under the primitive microscope and looked at the small compartments, which means they are the dead cells which are discovered by the Robert Hooke, ठीक है, in the 1665। उसके बाद डेड सेल तो इसने ढूंढ दिए रॉबर्ट हुक ने। फिर अब लिविंग सेल किसने ढूंढे हैं, एक साइंटिस्ट आया जिसने क्या किया, पॉन्ड वाटर लिया, ठीक है, पॉन्ड वाटर, तालाब, वहां से उसने पॉन्ड वाटर लिया एंड वहां से क्या लिया उसने, उस वाटर को अपने थोड़े से अच्छे माइक्रोस्कोप में, रॉबर्ट हुक के माइक्रोस्कोप के कंपैरिजन एंटन वॉन लीवेनहुक का माइक्रोस्कोप अच्छा था। उसने उस अपनी स्लाइड के ऊपर क्या रखा, उस वाटर को रखा एंड उस वाटर में देखा उसने सेल्स पड़े हैं, लिविंग सेल्स पड़े हैं। सबसे पहले उसने फाइंड किए स्पर्म सेल्स ऑफ ह्यूमंस, डॉग्स, इन सब के उसने लिविंग सेल फाइंड किए। तो सेकंड क्वेश्चन, हु डिस्कवर्ड लिविंग सेल। एंड द आंसर इज एंटन वॉन लीवेनहुक। Anton von Leeuwenhoek discovered the living cell in the pond water by using his microscope and firstly find the sperm cells of humans, dogs, etc. ठीक है, ये हमारा हो गया डिस्कवरी ऑफ सेल। उसके बाद ये न्यूक्लियस, हु डिस्कवर न्यूक्लियस, रॉबर्ट ब्राउन। हु डिस्कवर्ड न्यूक्लियस, न्यूक्लियस वॉज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन। ये हुक है, ये ब्राउन है, ठीक है। रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया, बट एक नया साइंटिस्ट आया फिर हैक्टल नाम का, जिसने बताया कि न्यूक्लियस क्या है, इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करने के लिए सबसे अच्छा पार्ट है सेल का, ठीक है। अब ये क्या बड़ा है हमारे पास, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं हम, प्रोटोप्लाज्म। इकट्ठे what is protoplasm? It is a living substance in the cell which is a combination of nucleus and cytoplasm. This term was given by J.E. Purkinje. ठीक है, these are some discoveries, these are very important to learn. Students, don't get confused, it is very easy. Who discovered dead cell, Robert Hooke. Who discovered living cell, Anton von Leeuwenhoek. Who discovered nucleus, Robert Brown. Who gave the term protoplasm, J.E. Purkinje. ठीक है, and you can write it fast or you can take screenshot. Next I will tell you what is cell theory. फिर इन सब चीजों को देखते हुए एक थ्योरी बन गई जिसको हम बोलते हैं
हैं सेल थ्योरी। ठीक है, क्या होती है सेल थ्योरी? हमारे एक साइंटिस्ट थे स्क्लेडन नाम के, वो कहते हैं ऑल प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। ठीक है, फिर एक साइंटिस्ट आए सचुआन, वो कहते हैं ऑल एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। तो इससे क्या पता चला? स्क्लेडन एंड सचुआन ने बोला, हु गेव सेल थ्योरी? स्क्लेडन and Sachuan gave cell theory in which Scladen said that all plants are made up of cells. Sachuan said that all animals are made up of cells. So Scladen and Sachuan gave cell theory in which they gave some postulates. उन postulates में क्या लिखा था? Postulates means features, कुछ points है जिसमें वो कह रहे हैं all living organisms are made up of cells. All living organisms are made up of cells. Second point उन्होंने बोला, cell is the basic unit of life. फिर हमारे पास एक साइंटिस्ट आया रुडोल्फ वर्चो, आर वर्चो भी बोल सकते हैं हम उसको। रुडोल्फ वर्चो नाम के एक साइंटिस्ट ने हमें बताया कि ये सेल थ्योरी है ना, ये मॉडिफाई की उसने बोला एवरी सेल अराइजेस फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल। जैसे ये सेल पहले से पड़ा, इसकी डिवीजन हो जाएगी, नया सेल बन जाएगा, इससे नया सेल बन जाएगा। तो रुडोल्फ वर्चो गिव द थर्ड पोस्टुलेट दैट व्हिच मींस ओमनिस सेलुले ई सेलुले। थोड़ा ये टफ लैंग्वेज है, पर ये +1 में ना पूछ लेते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय ओमनिस सेलुले ई सेलुले, which means that every cell arises from pre-existing cell. pre-existing मतलब जो पहले से एग्जिस्ट करता है, जैसे ये पहले से एग्जिस्ट करता है, इससे नया सेल बन जाएगा। pre-existing cell by division। ठीक है, फोर्थ इसका सेल थ्योरी का पॉइंट क्या है? दैट लाइफ स्टार्ट्स फ्रॉम अ सिंगल सेल। एक सेल से शुरू होती है लाइफ, फिर मल्टीपल काफी सारे सेल्स बन जाते हैं। बट इस सेल थ्योरी की एक्सेप्शन कौन है? वायरसेस। आज का जो मेन टॉपिक बना हुआ है वायरस, कौन है वायरस? वायरस इज द एक्सेप्शन ऑफ सेल थ्योरी। क्यों? क्योंकि ना तो ये वायरस लिविंग के अंदर काउंट होता, ना ही ये नॉन लिविंग के अंदर काउंट होता। क्यों? ये वायरस क्या होते हैं? ये इन द बॉर्डर, ये बॉर्डर पे होते हैं, ना ये लिविंग होते हैं ना ये नॉन लिविंग होते हैं। दे एक्ट एज अ क्रिस्टल। अगर इसको रख लो ना, ये क्रिस्टल में एक्ट करेंगे। कैसे? क्योंकि ये वायरस होता है ना जो, ये अगर बाहर पड़ा है, ह्यूमन बॉडी के बाहर है, फिर ये कुछ नहीं कर सकता। इसको एक लिविंग होस्ट चाहिए होता है अपने आप को डिवाइड करने के लिए। जैसे वायरस है, हवा में वायरस है, ये वायरस हमारे अंदर जाके ही अपने आप को रेप्लिकेट कर सकता है, बाहर ये कुछ नहीं कर सकता। इट मीन्स वायरस क्या है? लिविंग भी नहीं है, नॉन लिविंग भी नहीं है। क्योंकि नॉन लिविंग इसीलिए नहीं है, अंदर जाके तो ये मल्टीप्लाई करते हैं। लिविंग इसीलिए नहीं है क्योंकि अपना कोई वजूद नहीं है, इनको एक लिविंग होस्ट चाहिए। तो वायरस इज द एक्सेप्शन ऑफ द सेल थ्योरी। उसके बाद राइट और फास्ट, दीज आर द 4 postulates which are very important to know. उसके बाद टाइप्स ऑफ सेल। सेल हैज 2 basic types. One is eukaryotic cell and another is prokaryotic cell. Prokaryotic cell is found in algae, bacteria. Eukaryotic cell is found in all the animals and plants. ये मत बोलो कि हाँ मैम ह्यूमन में प्रोकैरियोटिक सेल है, इसमें यूकैरियोटिक सेल है। नहीं, देखो सेल है ना जो, उसके 2 बेसिक टाइप्स है। कौन कौन से? यूकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल। ये जो प्रोकैरियोटिक सेल है किसमें पाए जाते हैं? बैक्टीरियाज में, ब्लू ग्रीन एल्गी में। ये जो यूकैरियोटिक सेल है ये किसमें पाए जाते हैं? ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स में। वी ह्यूमन बीइंग्स आर मल्टी सेलुलर, उसके अंदर काफी सारे सेल्स होते हैं। ठीक है, ये हम प्लांट्स एंड एनिमल्स की बात कर रहे हैं विच आर यूकैरियोटिक इन नेचर। अब इसमें डिफरेंस क्या होता है ना? प्रोकैरियोट्स क्या है? बहुत पुराने हैं। These are very primitive cells, जो इतने फंक्शंस जिनको नहीं पता था। These are primitive in
इन नेचर, ठीक है, पुराने, नॉट मच कॉम्प्लेक्स। ये क्या है, एडवांस्ड, और वी कैन से दैट मॉडर्न। मॉडर्न कौन है, यूकेरियोटिक, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट ऑफ डिफरेंस क्या है, प्रोकैरियोटिक सेल का साइज क्या है, वेरी स्मॉल साइज, ठीक है, इसका साइज क्या है, एडिक्वेट, लार्ज साइज बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो यूकेरियोटिक सेल है, न्यूक्लियस इज प्रेजेंट, एज यू नो दैट ना, न्यूक्लियस इज अ सेंट्रल पार्ट ऑफ द सेल। इन द प्रोकैरियोटिक सेल, सेल के अंदर न्यूक्लियस नहीं पड़ा, क्या पड़ा है, ऐसे करके ना क्लस्टर सा बना पड़ा है, ठीक है, इस पार्ट को बोलते हैं न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड इज प्रेजेंट, ठीक है। इसके अंदर क्या था, न्यूक्लियस इज प्रेजेंट, इसके अंदर क्या है, न्यूक्लियोइड इज प्रेजेंट। अब इसके अंदर जो न्यूक्लियस पड़ा है उसको एक वेल डिफाइंड मेम्ब्रेन ने कवर किया हुआ है, ठीक है, इसको किसी मेम्ब्रेन ने नहीं कवर किया हुआ है। तो न्यूक्लियस इज प्रेजेंट एंड कवर्ड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इधर क्या बोलेंगे, नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। इसके अंदर एक डार्क सा स्पॉट पड़ा है यूकेरियोट वन साइड, जिसको बोलते हैं न्यूक्लियोलस, विच इज अ साइट फॉर राइबोसोम सिंथेसिस। न्यूक्लियोलस इज प्रेजेंट, ठीक है, ये मैं बताऊंगी इसका फंक्शन जब हम न्यूक्लियस पढ़ेंगे। इधर न्यूक्लियोलस इज एब्सेंट, ठीक है। उसके बाद हम और क्या कर सकते हैं, हाँ, इसके अंदर यूकेरियोटिक सेल में ना इधर काफी सारी ऑर्गेनेलिस पड़ी है, कोई इधर कुछ पड़ा है, कोई इधर कुछ पड़ा है, कोई इधर कुछ पड़ा है, इसको ऑर्गेनेलिस बोलते हैं। जैसे हमारी बॉडी में ऑर्गन्स प्रेजेंट है ना, ऑर्गन्स क्या होते हैं, बड़े बड़े ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है। ऑर्गेनेली क्या होता है, लिटिल ऑर्गन, जो प्लांट्स एंड एनिमल्स की बात हो रही है, जो प्लांट्स एंड एनिमल्स में पाए जा रहे हैं, ठीक है। जैसे ये क्या होते हैं, और सेल ऑर्गेनेलिस, सेल ऑर्गेनेलिस आर प्रेजेंट। प्रोकैरियोटिक सेल में क्या है, सेल ऑर्गेनेलिस आर एब्सेंट। प्रोकैरियोट्स में बट एक सेल ऑर्गेनेली होती है, एक्सेप्ट राइबोसोम्स। राइबोसोम्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। राइबोसोम का फंक्शन होता है प्रोटीन सिंथेसिस, ये दोनों में प्रेजेंट है। राइट डाउन फास्ट डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकेरियोटिक सेल, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो। ओके, लेट मी रब। उसके बाद हमने पढ़ना है स्ट्रक्चर ऑफ सेल। सेल का स्ट्रक्चर मतलब मैंने बोला था ना, आउटर बाउंड्री ऑफ द सेल इज नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और वी कैन से दैट सेल मेम्ब्रेन। तो स्ट्रक्चर ऑफ द सेल में हमने पढ़ना है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। दिस इज माय फेवरेट टॉपिक, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। हाँ जी, ये सेल है, उसकी आउटर कवरिंग को क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। हाँ जी, एक बात और, प्लांट सेल में और एनिमल सेल में क्या फर्क है। एनिमल सेल की आउटर कवरिंग को बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। प्लांट सेल की आउटर कवरिंग को बोलते हैं सेल वॉल। सेल वॉल के अंदर एक और कवरिंग होती है जिसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। तो हम बोल सकते हैं प्लांट्स में क्या है, इन प्लांट सेल टू कवरिंग्स आर देयर, आउटर कवरिंग इज नोन एज सेल वॉल एंड इनर कवरिंग इज नोन एज सेल मेम्ब्रेन। उसके बाद अंदर जाके कुछ पड़ा, बट इन केस ऑफ एनिमल सेल आउटर कवरिंग इज नोन एज सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल इज एब्सेंट। तो अगर तुम भूल जाते हो, मैं तो भूल जाती थी पहले, हमने क्या करना है, इसको कैसे याद रखना है। प्लांट्स के केस में हमारा घर है, घर में क्या है, वॉल्स बनी हुई है, उसके अंदर कौन रहते हैं, मेंबर रहते हैं, फैमिली मेंबर रहते हैं। तो प्लांट्स में क्या है, पहले वॉल है, फिर क्या है, सेल मेम्ब्रेन है। कभी कभी बच्चे भूल जाते हैं कि सेल वॉल बाहर होती है कि सेल मेम्ब्रेन बाहर होती है, तो ऐसे याद रख लेना, ठीक है। दिस इज द डिफरेंस। फंक्शन क्या है सेल वॉल का, इट प्रोटेक्ट द सेल फ्रॉम डैमेज, ठीक है। ओके, हमने पढ़ना है एनिमल सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। ये जो सेल है ना, इसकी आउटर कवरिंग को प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। क्या होता है हमारे पास, सेल के अंदर जितनी भी ऑर्गेनेलिस पड़ी है उसकी कवरिंग को भी क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जितनी भी ऑर्गेनेलिस है, जितनी भी कवरिंग्स है, जितने भी सेल की कवरिंग है, सबको क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को एक मॉडल से डिस्क्राइब किया, सिंगर एंड निकोलसन नाम के साइंटिस्ट ने एक मॉडल दिया हमें जिसका नेम था फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, जिसमें वो बता रहे थे
कि उन्होंने क्या बताया, हमारे पास ऐसे करके ना स्ट्रक्चर है, लेट मी ड्रॉ इट इन अ नीट एंड क्लीन मैनर। देखो जी, हमारे पास दो चीजें हैं इस मॉडल में, लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। इट मीन्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। आई एम ड्रॉइंग द स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये लिपिड है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज अ बाइलेयर स्ट्रक्चर, मतलब दो लिपिड्स की लेयर है हमारे पास, उसके बीच में क्या पड़ा है, ऐसे प्रोटीन्स पड़े हैं। We can say that in the sea of lipids proteins are floating। ऐसे एक आइसबर्ग बना हुआ है जिसमें प्रोटीन्स क्या फ्लोट कर रहे हैं, ऐसे लिपिड की बाइलेयर है हमारे पास। अब आप सोचोगे कैसे लिपिड ड्रॉ करे जा रहा है, भाई पता नहीं ये क्या कर रहे हैं। लेट मी टेल यू, ये हमारे पास क्या है, लिपिड। ये लिपिड की एक लेयर ये रही, एक लेयर ये रही। सबसे पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज अ बाइलेयर मॉडल, जिसमें क्या पड़े हैं, प्रोटीन्स ऐसे बिखरे पड़े हैं, कोई इधर पड़ा है, कोई इधर पड़ा है, ठीक है, ऐसे करके कहीं पे भी क्या है, हमारे प्रोटीन्स पड़े हैं। तो हम बोलेंगे मोज़ेक का क्या मतलब होता है, फैलना, किसी भी डायरेक्शन में कहीं भी कुछ भी। फ्लूइड का क्या मतलब है, ये फ्लूइडिक इन नेचर, ये ऐसे नहीं यहाँ यहीं रहेगा, फ्लूइडिक है, मूव कर सकता है, एसिमेट्रिकल इन नेचर, ठीक है। अब ये हमारे पास कौन है, ये इतना सा पार्ट कौन है, लिपिड, ठीक है। दिस वन इज लिपिड, दिस वन इज प्रोटीन, ये भी प्रोटीन है, ठीक है, दोनों प्रोटीन है। लिपिड का ये वाला पार्ट क्या होता है, हेड ग्रुप, ये क्या है, टेल है, ठीक है। अब हेड को क्या बोलते हैं, हेड इज हाइड्रोफिलिक, हेड इज हाइड्रोफिलिक इन नेचर एंड टेल इज हाइड्रोफोबिक इन नेचर। क्या हो रहा है, ये हाइड्रोफिलिक हाइड्रोफोबिक, बड़ा इंटरेस्टिंग है ये। हाइड्रो मीन्स वाटर, फिलिक मीन्स लव, सो हेड ऑफ द लिपिड इज हाइड्रोफिलिक इन नेचर, वाटर लविंग। कुछ भी हो सकता है ना, इधर साइटोप्लाज्म, वाटर कुछ भी है, ये क्या इसमें सॉल्युबल है, तो वाटर किसे लव करता है। ये टेल क्या, हाइड्रोफोबिक, फोबिया क्या होता है, हेट करना, किससे, हाइड्रो मीन्स वाटर, वाटर हेटिंग, वाटर रिपेलिंग कौन है, टेल। तो ऐसे करके ये स्ट्रक्चर बना हुआ है लिपिड्स का, ठीक है। और ये क्या है, हमारे प्रोटीन्स। ये जो दो तरह के प्रोटीन्स होते हैं, एक हमारे पास होते हैं इंट्रिंसिक प्रोटीन, यू कैन राइट इट फास्ट। एक होते हैं हमारे पास इंट्रिंसिक प्रोटीन्स, एक होते हैं हमारे पास एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स। लेट मी राइट, हाँ जी, दिस वन इज इंट्रिंसिक प्रोटीन। इंट्रिंसिक मतलब जो इस लिपिड लेयर के इन बिटवीन पड़े, इंट्रिंसिक प्रोटीन, ठीक है। ये क्या, बाहर को पड़ा बिल्कुल, ये क्या होगा, आउट, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, ठीक है। इंट्रिंसिक प्रोटीन एंड एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। अब इसका फंक्शन क्या है, इंट्रिंसिक प्रोटीन क्या कर रहा है, अगर ये कोई ग्लूकोज आयंस कोई मॉलिक्यूल्स पड़े हैं एंड ये क्या बाइलेयर है हमारे पास सेल की, मतलब ये सेल है ना, ये मैंने इतना सा पोर्शन है ना ये इलेबोरेट करके बनाया, ठीक है। ये हमारे पास बाइलेयर है सेल की। सेल को सपोज करो इधर किसी चीज ने अंदर आना है, तो सेल का ये प्रोटीन क्या करता है, इंट्रिंसिक प्रोटीन क्या करते हैं, ये सिलेक्ट करते हैं भी हाँ सेल को जरूरत है इसकी, ग्लूकोज की जरूरत है सेल को, आयरन की जरूरत है, अगर है तो अंदर, अगर नहीं है तो बाहर जाओ, ठीक है। या फिर सेल के अंदर कोई सामान पड़ा है जिसकी अब सेल को जरूरत नहीं है, यहाँ से क्या करेंगे, सामान को उठा के क्या बाहर भेज देंगे, ठीक है। और ये इंट्रिंसिक प्रोटीन का फंक्शन तो क्या है, ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करना, है ना। और एक्सट्रिंसिक प्रोटीन का फंक्शन क्या है, इट प्रोवाइड स्टेबिलिटी, सेल को फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं ये लिपिड्स एंड एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स, ये दोनों ये करते हैं। अब हम एक वर्ड यूज करते हैं, ये फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल सिंगर एंड निकल्सन ने दिया था, जिससे हमें क्या पता चल गया था, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर पता चल गया था, दैट प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज अ लिपिड बाइलेयर इन विच प्रोटीन्स आर एम्बेडेड, ठीक है, जिसमें इनका फंक्शंस है। एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। वाई प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सिलेक्टिवली परमिएबल, परमिएबल का मतलब होता है किसी चीज का अंदर बाहर जाना। तो ये देखो ये सिलेक्ट कर रही है, हाँ इसको भेज रहा है तो भेजना है, इसको नहीं भेजना नहीं भेजना, सिलेक्ट कर रही है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज नोन एज सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन बिकॉज it allows only selected substances to go in
and selected substances to get out from the cell. Entry and exit क्या है, सिर्फ selected substances की होगी. That is why plasma membrane is known as selectively permeable membrane. प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सिलेक्टिवली परमेएबल होने से इन एंड आउट की प्रॉपर्टीज की वजह से हमारे पास क्या है, कुछ और ट्रांसपोर्टेशन भी होती हैं. जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फंक्शन क्या हो गए, इट हेल्प्स इन सब्सटेंसेस टू मूव इन एंड आउट ऑफ द सेल. इट हेल्प्स द सेल टू मेक स्ट्रॉन्ग, वो सेल को स्ट्रॉन्ग रखती है, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती है. ये सारे क्या हो गए, फंक्शन हो गए, सेल को इंजरी से बचाती है. ठीक है. सेल और क्या कर रहे हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प कर रही है. दो तरह के हमारे पास क्या है प्रोसेसेस है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से हो रहे हैं, डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस. हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करती है, ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करती है. एक ट्रांसपोर्टेशन होती है एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन, दूसरी क्या है पैसिव ट्रांसपोर्टेशन. हमारे पास पैसिव ट्रांसपोर्टेशन का क्या मतलब होता है, मूवमेंट ऑफ द सब्सटेंसेस अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट. अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मींस जिसमें कोई एनर्जी नहीं यूज हो रही. कोई चीज ऊपर से नीचे फेंक रहे हैं, एकदम से गिर जाती है, एनर्जी का यूज कम होता ही नहीं. कोई चीज नीचे से ऊपर लेके जाने बहुत एनर्जी लग जाती है. तो पैसिव ट्रांसपोर्टेशन क्या है, अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट व्हेन सब्सटेंसेस आर मूविंग. एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन क्या है, द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट. ये अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, इन दिस अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इन विच एनर्जी इज यूज्ड. पैसिव ट्रांसपोर्टेशन की टू टाइप्स है, डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस. व्हाट इज मेंट बाय डिफ्यूजन, द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस कोई भी मॉलिक्यूल, कोई भी आयन, कुछ भी हो सकता है. movement of substances from the region of higher concentration to the region of lower concentration. अब इसका क्या मतलब हो गया है ना, is known as diffusion. Suppose ये सेल है, ठीक है, इधर ये सेल के बाहर ऑक्सीजन की कंसेंट्रेशन हाई है, ये सेल का इधर कार्बन डाइऑक्साइड है, सेल के अंदर ऑक्सीजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है. सेल के अंदर ऑक्सीजन कम है, ऑक्सीजन लो है, कार्बन डाइऑक्साइड हाई है. ठीक है. सेल के बाहर इधर ऑक्सीजन हाई है, कार्बन डाइऑक्साइड लो है. इससे समझना डिफ्यूजन के प्रोसेस को. कैसे समझोगे, हम क्या कह रहे हैं, डिफ्यूजन क्या होता है. डिफ्यूजन इज द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन. ये है डिफ्यूजन. इधर ऑक्सीजन की कंसेंट्रेशन हाई है तो ऑक्सीजन क्या करेगी, सेल के अंदर डिफ्यूज कर जाएगी. ठीक है. बट इधर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसेंट्रेशन हाई है, इधर कम है, तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या इधर चली जाएगी. क्यों, डिफ्यूजन प्रोसेस हो रहा है. इधर जो चीज जिधर हाई है वो लो की तरफ चले जाएगी. फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन. इधर ऑक्सीजन ज्यादा थी तो ये कम वाली साइड चलेगी, सो दैट इधर भी मिल जाए, इसको भी मिल जाए. इधर कार्बन डाइऑक्साइड हाई थी, इधर कम थी, इधर कोई नुकसान ना, तो कार्बन डाइऑक्साइड इधर चलेगी. दिस इज डिफ्यूजन. ठीक है. अब ऑस्मोसिस क्या होता है, डिफरेंस देखना है इसमें. द मूवमेंट ऑफ वाटर, इसमें सब्सटेंस की बात नहीं हो रही, सिर्फ वाटर की हो रही है. द मूवमेंट ऑफ वाटर, वाटर को हम सॉल्वेंट भी बोलते हैं. ठीक है. आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, सोल्यूशन दो चीजों से बना है, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट से. सोल्यूट क्या होता है, जो चीज कम अमाउंट में पाई जाती है. सॉल्वेंट क्या होता है, जो चीज ज्यादा अमाउंट में पाई जाती है किसी मिक्सचर में, किसी सोल्यूशन में. जैसे हम कोई लेमनेड बनाते हैं, उसमें हम वाटर यूज कर रहे हैं. वाटर क्या हो गया, सॉल्वेंट, क्योंकि हम वो ज्यादा अमाउंट में यूज कर रहे हैं. एंड नमक क्या हो गया, सॉल्ट क्या हो गया, सोल्यूट, क्योंकि वो हम कम अमाउंट में यूज कर रहे हैं. तो इधर वाटर क्या है, सॉल्वेंट. द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन through SPM, through semi permeable membrane. SPM लिख दो, semi permeable membrane. semi permeable का मतलब क्या है, जो कुछ चीजों को ही अलाउ करेगी जाने के लिए. सेमी परमेएबल सिर्फ जो वाटर को अलाउ करेगी. देखो ये हमारे पास एक चैम्बर मैंने बना दिया,
ये हमारे पास क्या है, SPM सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ए साइड ये बी साइड, इधर वाटर दोनों साइड पड़ा है, ठीक है, ए साइड भी पड़ा है बी साइड भी पड़ा है। अब ऑस्मोसिस होनी है तो कहां से कहां होगी, हायर कंसेंट्रेशन ये है, लोअर कंसेंट्रेशन ये है, तो मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम बी टू ए थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज नोन एज ऑस्मोसिस। तब तक ये ऑस्मोसिस होती रहेगी जब तक दोनों का लेवल क्या है, सेम नहीं हो जाता। तो क्या होता है ऑस्मोसिस, द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम हायर कंसेंट्रेशन रीजन टू लोअर कंसेंट्रेशन रीजन थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ये वर्ड जरूरी है, यही इनमें दोनों में डिफरेंस है। उसके बाद ऑस्मोसिस क्या है हमारे पास, उसके कुछ टाइप्स है, एंडोस्मोसिस एंड एक्सोस्मोसिस। क्या होता है एक्सोस्मोसिस एंडोस्मोसिस? टाइप्स ऑफ ऑस्मोसिस, एंडोस्मोसिस एज वेल एज एक्सोस्मोसिस। हाँ जी, एंडोस्मोसिस एंट्री, ईएन से एंट्री, ईएस से एग्जिट। क्या मतलब हो गया, एंडोस्मोसिस में क्या होता है, व्हेन वाटर विल डिफ्यूजेस इनटू द सेल, बिकॉज बाहर कॉन्सेंट्रेशन क्या है ज्यादा, व्हेन वाटर एंटर्स या फिर डिफ्यूजेस इनसाइड द सेल, डिफ्यूजेस इनटू द सेल due to surrounding medium has higher concentration, due to the region that surrounding medium has higher concentration। अगर बाहर concentration ज्यादा होगी तो क्या है, सेल के अंदर पानी जाएगा। This is known as endosmosis। And now what is exosmosis? When water diffuses out from the cell, when water diffuses out फ्रॉम द सेल, जब पानी सेल से बाहर आएगा, क्योंकि सेल की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, ड्यू टू द रीजन दैट सेल हैज मोर या फिर हाई कॉन्सेंट्रेशन देन सराउंडिंग मीडियम। इसमें क्या होगा, सेल से पानी बाहर जाएगा। जब सेल के अंदर पानी जा रहा है दिस इज एंडोस्मोसिस, जब सेल से बाहर पानी आ रहा है दिस इज एक्सोस्मोसिस। अब एक अगर हम एक सेल ले लें एंड उसको हम ऐसे सॉल्यूशन में रख दें, जैसे कि कोई सॉल्ट या फिर शुगर सॉल्यूशन में रख दें, तो सेल में क्या क्या चेंज आएंगे, है ना। तो हम क्या पढ़ेंगे, अब 3 तरह के सॉल्यूशन हमें पढ़ने हैं, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन एंड आइसोटोनिक सॉल्यूशन। If we are taking one cell and put it in a sugar or salt solution, ये हमारे पास सेल है, ये हमारे पास शुगर और सॉल्ट का सॉल्यूशन है, ठीक है। क्या होगा, 3 तरह के हमारे पास सॉल्यूशन है। इफ फर्स्ट इस सॉल्यूशन का नेम है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, इसका हाइपोटोनिक बताऊंगी मैं, डेफिनेशन क्या होती है, फर्स्टली राइट दिस। थर्ड हमारे पास क्या है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। So, if we are taking any cell or we can say that we are taking RBC, human RBC हमने ले लिया, उसको शुगर या सॉल्ट के किसी कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन में रख दिया, तो क्या क्या चेंजेस आएंगे। अगर ये हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है जिसमें हमें क्या पता है, सेल की कॉन्सेंट्रेशन हाई है, हाई कॉन्सेंट्रेशन इनसाइड द सेल एंड सराउंडिंग मीडियम की कॉन्सेंट्रेशन लो, ठीक है। इधर क्या है, सेल की कॉन्सेंट्रेशन लो है, सराउंडिंग मीडियम की कॉन्सेंट्रेशन हाई है, इधर क्या है, दोनों की कॉन्सेंट्रेशन सेम है, ठीक है। तो अब हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के केस में क्या होगा, एज अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ ऑस्मोसिस वाटर विल मूव फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन रीजन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन रीजन। सो हाई कॉन्सेंट्रेशन से वाटर क्या है, इस मीडियम में जाएगा। तो तुमने कैसे याद रखना है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की डेफिनेशन, अगर कोई पूछता है व्हाट इज हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, याद रखना है सेल को गुस्सा आया हुआ है, बहुत ज्यादा भरा हुआ है, उसकी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, तो हाइपरटोनिक के केस में सेल की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा एज कंपेयर टू सराउंडिंग मीडियम। तो इट्स डेफिनेशन इज दैट in the case of hypertonic solution cell has higher concentration than surrounding medium and water will diffuses out from the cell and cell will shrink।
अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो सेल क्या हो जाएगा, फिर श्रिंक हो जाएगा ऐसे। अगर वो प्लांट सेल है तो उसके लिए हम वर्ड यूज करेंगे सेल गेट प्लाज्मोलाइज्ड। एंड अगर वो एनिमल सेल है तो उसके, अगर वो श्रिंक हो जाए एनिमल सेल, तो उसके लिए हम वर्ड यूज करेंगे क्रीनेटेड, सेल गेट क्रीनेटेड। ठीक है। सेकेंड हमारे पास आ गया हाइपोटोनिक सोल्यूशन। हाइपोटोनिक सोल्यूशन के केस में सेल की कॉन्सेंट्रेशन लो है बट सोल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन हाई है, तो वाटर क्या करेगा, हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन मूव करेगा। हाइपोटोनिक में तुमने याद रखना है, हाइपो बेचारा छोटा सा सेल है, उसकी कम कॉन्सेंट्रेशन है, तो अकॉर्डिंग टू फिनोमिना ऑफ ऑस्मोसिस वाटर विल मूव फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। जब ऐसा हो, जब सराउंडिंग मीडियम से वाटर सेल के अंदर जाए तो इट मींस वो सोल्यूशन कौन सा, हाइपोटोनिक। जब वाटर इसके अंदर जाएगा तो सेल क्या हो जाएगा, स्वेल हो जाएगा। ठीक है, स्वेल हो जाएगा, इतना बड़ा हो जाएगा। स्वेल हो के फिर वो क्या है, बर्स्ट हो जाएगा, फूट जाएगा, जिसको हम बोलते हैं हीमोलाइज्ड। सेल क्या हो गया, टूट गया, लाइज्ड मतलब टूटना। ठीक है। थर्ड लास्ट इज आइसोटोनिक सोल्यूशन। आइसोटोनिक सोल्यूशन का मतलब है जिसमें सेल की कॉन्सेंट्रेशन एंड वाटर की कॉन्सेंट्रेशन, मतलब सराउंडिंग मीडियम की कॉन्सेंट्रेशन सेम है। ठीक है, ना ही तो वाटर इधर से इधर जाएगा, ना ही वाटर इधर से इधर जाएगा, नो एनी ट्रांसपोर्टेशन। सेम कॉन्सेंट्रेशन होने की वजह से ना ही तो सेल का साइज इंक्रीज होगा ना ही डिक्रीज होगा, तो दिस सोल्यूशन इज नोन एज आइसोटोनिक सोल्यूशन। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर टू यू। अब हमारे सेल चैप्टर का मोस्ट ऑफ द पार्ट कंप्लीट हो गया। इन माय नेक्स्ट वीडियो यू विल सी सेल ऑर्गेनेलीज, कैसे कौन कौन सी सेल ऑर्गेनेलीज होती है, न्यूक्लियस क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगेन आई एम सेइंग दैट सब्सक्राइब दिस चैनल। नेक्स्ट वीडियो देखो एंड उसमें क्या है, ऑर्गेनेलिज्म पढ़ेंगे।